नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। आज हम बात कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो उसमें हमने बात किया था मुंडा शासन व्यवस्था की, और उसके बाद ये अगला वीडियो होगा यानी सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में हमने मुंडा शासन व्यवस्था की बात किया है। अब दूसरा वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की। अब सवाल है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का ही बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो कारण ये है कि जो ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है ये मुंडा शासन व्यवस्था से काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग इसको देखेंगे ताकि आपको दोनों ही सिमिलरली आसानी से याद हो जाए। और मुंडा शासन व्यवस्था में जैसा कि आप याद होगा तो हमने एक ट्रायंगल देखा था जिसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और आपको मैंने बताया भी था कि इसमें सबसे नीचे कौन आता था, तो मुंडा आता था, जो कि ग्रामीण लेवल पर यानी गाँव का हेड होता था। उसके ऊपर हमने हाथू मुंडा को देखा था, तो हाथू यहाँ पर लिख रहा हूँ, और सबसे ऊपर हमने पढ़ा राजा को देखा था। तो ये इस तरह से हमने देखा था कि पढ़ा राजा जो होता था वो कई ग्राम पंचायतों का हेड होता था, और सबसे बड़ा यही होता था। और इसके सहायता के लिए काफ़ी लोग यानी मंत्री के रूप में, या फिर आप कहें कि संदेश वाहक के रूप में, वकील के रूप में बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की गई थी। यानी कुल मिला के 5 या 6 हमने देखा था अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में। तो इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की। तो चलिए इसको बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो आपको याद रखना है कि ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। पहला पॉइंट तो यही है, नाम से लगता नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वही है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। जैसे हमने जब मुंडा में बात किया था तो सिमिलर था, क्योंकि मुंडा जो जनजाति की शासन व्यवस्था है उसका नाम मुंडा शासन व्यवस्था ही है, तो उसमें याद करने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था। लेकिन पढ़ा में आप देखेंगे कि इसका जो जनजाति है ये उरांव है, जिसके यहाँ पर जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है वो प्रचलित है। अब देखिए, यहाँ पे जब बात करेंगे कि सबसे लोअर लेवल से सबसे हायर लेवल पर कौन है, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है महतो। तो महतो की बात करते हैं हम लोग। तो महतो जो है ये सबसे लोअर लेवल पर है, तो आप समझ गए होंगे कि ये गांव का प्रधान होगा। ठीक है, गांव का ये प्रधान है। इसके अलावा अब गांव का प्रधान है तो इसका कार्य क्या हो सकता है, तो आप कार्य भी समझ गए होंगे। ये क्या करेगा, तो ग्रामीण जो विवाद होगा उसका निपटारा करेगा। ग्राम के अंदर कोई भी विवाद हो, अब ग्रामीण विवाद कैसा हो सकता है, तो वो लगान से संबंधित हो सकता है, वो किसी अन्य मामले से हो सकता है जिसमें कोई भी कुछ भी आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से ये दिलाएगा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे न्यायिक हो, किसी भी तरह का विवाद हो उससे छुटकारा जो है दिलाने का काम महतो करेगा। लेकिन ये जो करेगा सिर्फ और सिर्फ गांव लेवल पर ही करेगा, ग्रामीण लेवल पर ही करेगा। और इस कार्य में देखिए, गांव के अनुभवी वो बुजुर्ग लोग जो हैं वो इसकी सहायता के लिए आते हैं। यानी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो इसकी सहायता करते हैं। आप कहेंगे एक तरह का परिषद बन जाता है जिसमें बूढ़े लोग इसको सलाह देते हैं या इसकी सहायता करते हैं महतो की। और ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार के साथ आगे चलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसके पास प्रशासनिक अधिकार तो होगा ही होगा, साथ में न्यायिक अधिकार भी था। चूँकि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण विवाद का निपटारा कर रहा है तो कुछ न्याय भी देता होगा, तो न्यायिक मामले भी ये देखता था। अब हम लोग इसके सहयोगी के रूप में देखते हैं दूसरे प्रधान को, और इसका नाम होता है मांझी। ठीक है, मांझी। तो मांझी कौन होगा, तो ये महतो का सहायक होगा। ठीक है, महतो का क्या होगा, सहायक होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका काम क्या है, तो इसका काम बस एक ही है कि ये महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाएगा। यानी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये संदेश वाहक है। ठीक है, संदेश वाहक। और ये कौन सा संदेश पहुंचाएगा, तो जो भी महतो इसको ऑर्डर देगा, ये भाई आज जाके आपको ग्रामीण लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे बैठक होने वाली है, तो ये सारा संदेश जाके ग्रामीण लोगों को पहुँचाएगा। यानी महतो के आदेशों को ग्रामीण तक पहुँचाने वाला कौन है, तो वो है मांझी। तो यही है दूसरा हमारे पास। तीसरा है पढ़ा। तो पढ़ा की अगर बात करें, इसको पढ़ा भी कहा जाता है, पढ़ा या पढ़ा। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये, और ये जो होता है ये कई गाँवों से मिलकर जो पंचायत बनती है उसी को कहा जाता है पढ़ा। तो बहुत सारे गाँवों से मिलकर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गाँवों से मिलकर जो पंचायत बनती है उसी को कहा जाता है पढ़ा। और इसका जो हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं पढ़ा, या पढ़ा राजा आप कह सकते हैं। तो कई गाँव से मिलकर पंचायत बनती है उसको कहा जाता है पढ़ा, और इसका जो हेड होगा उसको हम कह देते हैं पढ़ा राजा। तो यहाँ पे जो पढ़ा है वो सवाल है कि कितने गांव से मिलकर बन सकती है, तो उसमें 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो या फिर 22 हो।
21 या फिर 22। तो इतने गाँव से मिलकर जो पंचायत बनती है उसी को कहा जाता है पढ़ा या फिर पढ़ा। अब पढ़ा पंचायत का काम क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक से अधिक गांव है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर 2 या 2 से अधिक यानी 2+ गांव में अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा, यही करेगा, पढ़ा करेगा या पढ़ा राजा करेगा। ठीक है, तो विवादों का निपटारा यही करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि और क्या करेगा ये, तो यहाँ पे निम्न, मध्य तथा उच्च ये 3 स्तरों में बटा होता था। और निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का अगर निपटारा नहीं होगा तो फिर ये उच्च पंचायत में चला जाएगा। इस तरह से यानी ये 3 लेयर में बट जाएगा, एक तरह से ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला निम्न है, ये मध्य है और ये उच्च है, इस तरह से बटेगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए निम्न में कोई विवाद आया, इसका निपटारा नहीं हुआ तो मध्य में चला जाएगा, मध्य में भी निपटारा अगर नहीं हो पाया तो उच्च में जाएगा और फाइनली यहाँ पे तो निपटारा हो ही जाएगा। तो इस तरह से ये पढ़ा है। और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर महिलाओं की सहभागिता आपको देखने को मिलती है। पढ़ा लेवल पर महिलाएं दिखती हैं कई मामलों में, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि पढ़ा जो भी होता है जिसमें कई गाँवों से मिलकर पंचायतें बनती है, यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। अब हम लोग अगला बात करते हैं, जो इसका हेड होता है उसको कहते हैं पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा राजा। तो ये जो पढ़ा था ये क्या था, तो कई गांव से मिलकर बनी पंचायत थी। अब इसका हेड कोई होगा तो इसका हेड है पढ़ा राजा। ठीक है, तो ये कौन होता है, तो ये पढ़ा पंचायत का प्रमुख होगा। ठीक है, और इसका कार्य क्या होगा, तो जो भी मामला महतो नहीं निपटा पाएगा, पहले तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पढ़ा पंचायत का ये कौन है, प्रधान है। अब हम लोग पीछे देख चुके हैं कि महतो जो है सबसे लोअर लेवल पर है। अब मान लीजिए कि महतो किसी विवाद का निपटारा नहीं कर पाया, तो महतो के जो विवाद होंगे यानी जो ग्रामीण विवाद होंगे जो महतो निपटारा नहीं कर पाया, वो कहाँ आ जाएगा, वो पढ़ा राजा के पास आ जाएगा। और यही पढ़ा राजा क्या करेगा, उन विवादों का निपटारा करेगा। ठीक है, तो यही है कि महतो से अगर कुछ नहीं हो पाया तो वो पढ़ा राजा को भेज देगा। अब सवाल है कि अगर पढ़ा राजा भी नहीं कर पाया तो फिर कौन है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है पढ़ा दीवान। ठीक है, तो ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है इसमें सबसे ऊपर कौन है, तो यही है पढ़ा दीवान, इसको याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, तो ये सर्वोच्च पदाधिकारी है यानी सबसे ऊपर है, तो सर्वोच्च है। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। SC लिख रहा हूँ, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। और ये सभी पढ़ा राजाओं से, यानी अब देखिए 5, मान लीजिए कि 5 गांव से मिलके एक पढ़ा बना है। ठीक है, तो अगर कहीं पे मान लीजिए 50 गांव है तो वहाँ पे उस तरह के 10 पढ़ा हो जाएंगे। अब जब 10 पढ़ा हो गया तो वहाँ पे पढ़ा राजा भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी पढ़ा राजाओं में सबसे ऊपर कौन होगा, तो पढ़ा दीवान होगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सबसे ऊपर के पोस्ट पे बैठा हुआ है। और अगर इन लोगों से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो कहाँ आ जाएगा, तो वो पढ़ा दीवान के पास आएगा और फाइनली यहाँ पे सारा निपटारा हो जाता है। ठीक है, तो सारा निपटारा ये कर देता है। कोई भी विवाद हो, कोई भी समस्या हो, सबका निपटारा यही करता है। इसके अलावा जो विभिन्न आप देख रहे हैं कि पढ़ा राजा हैं, उनके मध्य जो समन्वय स्थापित करने का काम करता है वो यही करता है। यानी पढ़ा राजा को आप क्या कह सकते हैं, PM कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, सॉरी पढ़ा दीवान को आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं और पढ़ा राजा को एक तरह से CM कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बांट सकते हैं। और जो आप यहाँ पे महतो देख रहे थे, इनको आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से पंचायतों का हेड कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जो नॉर्मल जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट करके ऐसे देख सकते हैं। तो ये पढ़ा दीवान हो गया, ये सबसे ऊपर हो गया। अब कुछ अन्य अधिकारियों की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनता है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, छठा हमारा जो अधिकारी होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है पाहन। ठीक है, और पाहन के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। ये क्या काम करता है, तो जो भी पूजा पाठ का काम है, यानी एक तरह का ये पंडित है, पूजा पाठ का जो भी काम है वो यही देखता है। यानी ये धार्मिक प्रधान है, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, कौन है, धार्मिक प्रधान होता है, यही पाहन होता है, धार्मिक प्रधान। अब धार्मिक जो भी समस्याएं होगी उसकी निपटारा यही करेगा, जैसे शादी विवाह या पर्व त्यौहार जो भी होगा। ठीक है, शादी विवाह, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, सभी कार्यक्रमों का संचालन यही करता है। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो इसको भूमि दी जाएगी उस भूमि को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पहनई भूमि। ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है कि पाहन है, पाहन को जो भूमि दी जा रही है पूजा पाठ के बदले में वो होती है पहनई भूमि। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये पद सिर्फ उसी को दिया जाता था जो शादीशुदा हो, यानी शादीशुदा व्यक्ति को ही ये पद मिलता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शादीशुदा को
ही ये पद मिलता था, ये बैचलर को पद ये नहीं मिलता था, तो इसको आपको याद रखना है। अब हमारे पास 7वां जो अधिकारी है वो कौन है? बैगा है। तो बैगा भी इम्पोर्टेंट है। बैगा के बारे में देखिएगा, कुछ ही फैक्ट है। जैसे बैगा को आप देखेंगे कि वैद भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, तो आप वैद भी इसको देख सकते हैं, बैगा या वैद। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पाहन का सहयोगी है, ठीक है, यानी पाहन जो भी कुछ कहेगा वो ये करेगा, तो पाहन का ये सहयोगी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी ग्रामीण देवताओं की पूजा करता है, यानी एक तरह से उसका सहयोगी है। मान लीजिए कि पाहन बहुत जगह पे नहीं जा पाता है, क्योंकि ये सिर्फ मतलब जो बड़े बड़े जगह है, मान लीजिए कि कोई अगर महतो बुला रहा है तो वहाँ पे ये जाएगा, वहाँ की समस्याओं को देखेगा, और अदर जो समस्याएं हैं वो बैगा देखता था या देखता है। तो ग्रामीण देवताओं की पूजा का काम भी ये करता है बैगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको याद रखिएगा, ग्रामीण देवता की पूजा कौन करता है? तो ये करता है बैगा। इसके अलावा जो याद रखना है आपको कि महतो का कार्यभार पूर्व बैगा ही गाँव का पुरोहित होता था, यानी जब महतो को कार्यभार नहीं दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि जब पाहनों को कार्यभार नहीं दिया गया था, तो जो कार्यभार देखता था वो यही करता था। यानी कहने का मतलब कि जो हमने वहाँ पे महतो को देखा था संदेश वाहक के रूप में, तो संदेश वाहक के रूप में काम करने वाले पहले बैगा ही होते थे, ठीक है, संदेश वाहक के रूप में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बैगा क्या है? तो ये आप एक तरह से पाहन का संदेश वाहक कह सकते हैं, क्योंकि पाहन मान लीजिए कहीं पूजा पाठ कराने वाला है तो वो बैगा को संदेश देगा, और बैगा क्या करेगा? सभी लोगों को बताएगा। इसी वजह से ये पाहन का सहयोगी भी कहलाता है। इसके अलावा ग्रामीण देवता की पूजा करने का काम भी बैगा करता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि एक पॉइंट और है कि इसमें डाडा एक पढ़ा है, डाडा पढ़ा। तो ये क्या है देख लीजिए, डाडा पढ़ा भी। तो डाडा पढ़ा जो होता है ये होता है कई गाँव से मिलकर एक संगठन बनता है, इसमें कई गाँव शामिल होते हैं, ठीक है, कई गांव शामिल होते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा में देखा कि 5-7 ऐसे गांव मिलकर बनते हैं, उसी तरह से। और इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा मिलता है, यानी ठीक है, तो यानी जो भी पढ़ा है वहाँ के जो सदस्य हैं वो इसमें सदस्यता लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि पढ़ा के प्रत्येक गाँव इसमें सदस्य के रूप में आते हैं डाडा पढ़ा में। और इसमें पदों के अनुरूप आप देखेंगे कि सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह वगैरह दे दिया जाता है। तो एक तरह का ये एक संगठन है डाडा पढ़ा भी, जैसे आप पढ़ा देखते हैं उसी प्रकार का ये भी है। और ये बहुत कहीं कहीं बनता है, कहीं कहीं में नहीं भी बनता है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हमने इसको देख लिया है। उसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पे पढ़ा पंच है। पढ़ा पंच एक टर्म है, यानी जब भी पंचायतों की बैठक होती थी तो उसमें आपको पता ही है कि पंच हिस्सा लेते थे। और ये जो बैठक होती थी वो हमेशा कब होती थी? तो ये अश्विन पूर्णिमा को ही होती थी। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ये बैठक कब होगी? तो अश्विन पूर्णिमा को ही ज़्यादातर ये बैठक होती थी, इसीलिए पढ़ा पंचों को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल को आपको याद रखना है कि जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, जो उरांव की शासन व्यवस्था है, इसमें सबसे लोअर लेवल पर हमने किसका देखा है? तो हमने महतो को सबसे लोअर लेवल पर देखा, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर हमने किसको देखा है? तो इसके ऊपर हमने देखा है पढ़ा राजा को, ठीक है, पढ़ा राजा। और सबसे ऊपर हमने किसको देखा है? तो हमने देखा है पढ़ा दीवान को। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यही चैनल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे महतो कौन हो गया? तो गांव का प्रधान हो गया, ठीक है, गांव का प्रधान। पढ़ा राजा कौन हो गया? तो पढ़ा का प्रधान हो गया, या फिर आप कह सकते हैं पंचायतों का प्रधान, ठीक है, पंचायतों का प्रधान। तो ये हो गया पढ़ा राजा। उसी प्रकार से हम लोग जब पढ़ा दीवान देखेंगे तो ये कई पंचायतों या सभी पंचायतों का प्रमुख हो जाएगा। ये आप सभी कह सकते हैं, सभी पंचायतों के ऊपर है या सभी पंचायतों के हेडों के ऊपर है, सभी पंचायतों का प्रमुख या फिर सर्वोच्च अधिकारी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यही है जो फैक्ट आपको याद रखना है मेन। उसके बाद आप पाहन वगैरह के बारे में तो हर बार पढ़ते हैं, तो वो भी आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इस पर लगभग सारा हम लोग जितना भी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।